हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर एग्ज़ाम में। ये बुक जो है जीएस सुधा बाय नवीन सर के द्वारा जो प्रकाशित की गई वही बुक है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान। ठीक है, हमारा टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। आइए हम लोग पढ़ते हैं। संविधान क्या है? संविधान वो वैधानिक दस्तावेज है जिसमें शासन के उन मूलभूत कानूनों का वर्णन है जिनके अनुरूप किसी देश या किसी राज्य के शासन को चलाया जाता है। ठीक है, कहने मतलब ये संविधान वो दस्तावेज है जिसके माध्यम से हम कानून और अन्य प्रक्रिया चलाए जा सकते हैं। ठीक, फिर अगला क्या, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये जो है आपका भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक, भारत में ब्रिटिशियर्स 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए थे। अगला क्या है आपका, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हुई। 1765 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। भारतीय संविधान विकास को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक, आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं भारत का संवैधानिक विकास। पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, ब्रिटेन क्राउन के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813। अगला है चार्टर एक्ट 1813। इधर आइए ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आज ये अगला पढ़ते हैं। कंपनी का शासन 1773 से 1858 ईस्वी तक। पहला आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आइए रेगुलेटिंग एक्ट क्या होता है उसको जानते हैं। इस अधिनियम के तहत बंगाल के लिए एक गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया जिसकी सहायता से 4 सदस्यों की एक परिषद नियुक्त की गई। इसके अंतर्गत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। इसके अंतर्गत इसके अधीन के तहत मद्रास बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ठीक, इस अधिनियम के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश कौन था? सर एलिजा इम्फे, चैम्बर्स, लोमेस्टर तथा हाइड सहायक न्यायाधीश थे। उसके बाद आता अगला, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन करके कंपनी पर नियंत्रण अधिक सशक्त कर दिया और उसके तहत सैन्य, नागरिकों और राजस्व मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देने का आवश्यक कर दिया। इसके आगे आ जाते हैं हम लोग 1781 का अधिनियम। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की कंपनी को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने इस अधिनियम को पारित किया। इस अधिनियम को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। जो 1781 है इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट को ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया।
एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है, पिट्स इंडिया एक्ट कौन से प्रधानमंत्री ने पारित किया था? तो ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे विलियम पिट्स के द्वारा। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारी और प्रशासनिक कार्यों का अलग अलग कर दिया गया। इस एक्ट ने सरकार को कंपनी की राजनीतिक मामलों पर अधिक नियंत्रण देने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की। किसकी स्थापना की? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, जिसको कहते हैं बीओसी। जबकि वाणिज्य मामलों को कंपनी के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास रखा गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जिसको कहते हैं सीओडी। इसी प्रकार से द्वैत शासन का शुभारंभ हुआ। भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य वाला देश घोषित कर दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से घटकर 3 कर दी गई। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति दी गई कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिकों, सैन्य, सरकार और राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण और निरीक्षण करे। अगला आपका 1786 का अधिनियम। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति भी प्रदान की गई। तो ये अगला आप पढ़ते हैं। पहली बार यह दोनों अधिकार गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस को प्राप्त हुए थे। 1793 का चार्टर एक्ट। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारियों को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया तथा नियंत्रण मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व में से वेतन देने की बात कही गई है। इस अधिनियम के द्वारा सभी कानूनों तथा विनियमों की व्यवस्था करने का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया है। 1813 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक अधिकारियों को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय, अफीम और चीन के साथ व्यापार में कंपनी का अधिकार बना रहा। कहने मतलब है, इस जो चाय थी, अफीम थी और चीनी के साथ ये व्यापारिक संबंध बना रहा हमारा। कंपनी का लाभांश 10.5% निर्धारित किया गया। इस चार्टर अधिनियम के द्वारा कलकत्ता, मुंबई और मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों का ब्रिटिश संसद के द्वारा अनुमोदन किया जाने अनिवार्य कर दिया गया। ब्रिटिश संसद अनुमति के बिना यह कानून लागू नहीं किया जा सकते थे। इस एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय शिक्षा पर 1 लाख की धनराशि खर्च करने का प्रावधान किया गया। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दे दी गई। इस अधिनियम में भारतीय साहित्य के पुनरुद्धार और विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय अनुदान का प्रावधान भी किया गया। 1833 का चार्टर एक्ट। यह अधिनियम ब्रिटिश भारत के प्रशासनिक केंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर कहलाते हैं। आइए आगे हम लोग पढ़ते। इस अधिनियम में भारत में पहली बार एक ऐसी सरकार का गठन किया गया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्रफल पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। इस अधिनियम के द्वारा बम्बई और मद्रास के गवर्नरों को विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया गया। इस ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्ण रूप से प्रशासनिक निकाय बना दिया गया।
इस अधिनियम में गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायी संबंधित असीमित अधिकार प्रदान कर दिए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानून को नियामक कानून और नए कानून के तहत बनाए कानून को अधिनियम कहा गया, यानी एक्ट कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा सिविल सेवाओं के चयन के लिए खुली प्रतियोगिताओं के आयोजन प्रारंभ करने का प्रयास किया गया। इस अधिनियम की धारा 87 में यह प्रावधान किया गया है कि रंग, जाति और धर्म के आधार पर कंपनी की सेवाएं से भारतीय को किसी भी पद, कार्यालय और रोजगार को प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जाएगा। इस अधिनियम ने दास प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया तथा 1843 ईस्वी में एलन बरो द्वारा दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया, अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा मैकाले को प्रथम विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल किया गया तथा मैकाले की अध्यक्षता में 4 संसदीय विधि आयोग का गठन किया गया। 1853 का चार्टर एक्ट। इस अधिनियम चार्टर अधिनियम था। भारतीय संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्य को जोड़ा गया, जिसमें से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकार द्वारा किया जाता था। इस अधिनियम के द्वारा विधि निर्माण हेतु भारत के लिए अलग से 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा सिविल सेवाओं की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया गया तथा सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दिया गया। इसके लिए 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। इस अधिनियम के तहत कंपनी के शासन को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन ब्रिटिश क्राउन को निदेशकों को नामित करने का अधिकार दिया गया। आइए हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला टॉपिक रहेगा हमारा ब्रिटिश ताज का शासन। ठीक, वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।